नमस्कार बच्चों। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम पिछले क्लास में आपको बताए थे कि जब साइंस का इंट्रोडक्शन हम दे रहे थे, उसका सिलेबस समझा रहे थे, तो आपको सारा चीज़ समझा दिए थे कि अगले दिन हम फिजिक्स के एक चैप्टर को लेकर के आएंगे जिसका नाम होगा प्रकाश का परावर्तन, और वही को लेकर के आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो आप सभी का स्वागत है ज्ञान वाटिका यूट्यूब चैनल पर, और आप सब इस चैनल पर बने रहें और इसको देखें और अगली क्लास जो हम आज पढ़ाने वाले हैं इस क्लास को अच्छे से समझें कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे। फिजिक्स में जो हम 5 चैप्टर आप लोगों को बताए थे, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, है ना। उसके बाद मानव नेत्र, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और ऊर्जा के स्रोत, ये सारे जो चैप्टर हैं इसको बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे। और फिजिक्स से जो कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो फिजिक्स से क्वेश्चन आते हैं 27 नंबर के, है ना। 5 चैप्टर मिला करके टोटल कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो 27 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 13 जो है ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव जो है से कितना होता है, 13 नंबर, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपका 14 नंबर का होता है, जिसमें 2 नंबर वाला क्वेश्चन 4 को रहता है यानी 8 नंबर, और एक क्वेश्चन जो है 6 नंबर का रहता है तो वो 6 नंबर यानी 14 नंबर। ये 2 भाग में 8 और 6 में बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सारा डिटेल्स जानकारी हम पहले क्लास में आपको दे चुके हैं। इस चैनल पर आज नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इससे पहले वाला वीडियो आप ज़रूर देखें ताकि आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ पाए, आज का क्लास आप अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। ये हमारा फिजिक्स में चैप्टर 1 है और आज हमारा डे फर्स्ट होगा इसमें, है ना, पहला क्लास होगा। तो बहुत ही बेहतर ढंग से इसको समझेंगे। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन का अर्थ क्या होता है ना। तो इस चैप्टर का नाम है आपको प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, है ना। अगर अलग अलग पढ़ेंगे तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन अलग अलग पढ़ेंगे तो 2 चैप्टर हो जाएंगे, लेकिन एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग आपको एक ही चैप्टर दिया हुआ है तो हम 2 भाग करके आपको पढ़ाएंगे। इस चैप्टर का एक भाग आपका हो गया प्रकाश का परावर्तन, इसलिए हमने पहले प्रकाश का परावर्तन लिखा है, और दूसरा भाग हम इसमें पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, जो आगे फिर हम उसको पढ़ेंगे इसी में, ठीक है। तो परावर्तन का क्या अर्थ होता है, थोड़ा सा इसमें अगर कुछ भी आपको जानकारी हो तो थोड़ा हमें बताएंगे कि परावर्तन का अर्थ क्या होता है। तो परावर्तन का मतलब होता है कि किसी सतह से टकराकर पुनः लौट जाना, है ना, उसको परावर्तन कहते हैं। जैसे कि आप कहीं पर से आवाज़ सुनाई देते हुए देखे होंगे और वो आवाज़ टकरा करके फिर वापस सुनाई हमें पड़ती है ना। कभी ऐसा होता है कि साउंड जो है सो लेफ्ट से मतलब चल रही है लेकिन हमें सुनाई पड़ता है राइट से। इसका रीजन क्या है कि साउंड का जो है यानी ध्वनि का क्या हो रहा था, परावर्तन हो रहा था। उसके बाद लाइट, यहाँ पर हमको प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि प्रकाश किसी स्रोत से निकला और वो टकरा करके फिर रिटर्न हो गया। जैसे कि मान लीजिए कि एक मिरर हम लेते हैं, ठीक है, एक प्रकार का मिरर लेते हैं और इस मिरर पर क्या करेंगे कि कुछ एंगल बना करके हम क्या करेंगे, लाइट को डालेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट करके उसी एंगल से ये रिटर्न हो जाएगा, है ना। तो आगे ये सब इसका प्रकाश के परावर्तन के गुण वगैरह में पढ़ेंगे, और नियम भी है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं जिसको अच्छे से जानेंगे। तो आप लोग आज हम इस वीडियो में, इस क्लास में आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कम से कम 2 क्वेश्चन को क्लियर करेंगे 2 मार्क्स वाले, और एक क्वेश्चन जो है आपका 5 मार्क्स वाले क्लियर होंगे। आप लोग अंत तक इस क्लास को अच्छे से देखेंगे ये ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो परावर्तन को पढ़ने के लिए हमें पहले प्रकाश के कुछ प्रॉपर्टीज को जान लेना है, गुण को जान लेना है कि प्रकाश है क्या, है ना, प्रकाश किसे कहते हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात आपके माइंड में उभर रही होगी कि परावर्तन तो चलिए ठीक है हम समझ लेंगे आगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानना जरूरी है हमें कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश क्या है,
तो प्रकाश एक माध्यम है। प्रकाश क्या है? एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर लाइट ना हो, प्रकाश ना हो, तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। जैसे कि आप अंधेरे में, जैसे लाइट कट जाती होगी कभी, तो क्या करते हैं, अंधेरे में रह जाते हैं, तो उस समय हम देखते हैं, हाथ ऐसे ऐसे वगैरह करते हैं, है ना, चलने के लिए कि कहीं टकरा ना जाए। इसका अर्थ है कि आंख तभी हमारा काम कर रहा है जब रोशनी है, प्रकाश है। अगर लाइट ना हो तो ये आंख जो है सो हमारा काम नहीं करता है ना। सिर्फ हम क्या कर सकते हैं कि अनुभव कर सकते हैं कि कहीं पर कोई वस्तु है, हाथ के द्वारा, अपने पैर के द्वारा, स्किन के द्वारा, तो यानी स्किन मतलब त्वचा के द्वारा। तो एक लाइन में आप कहे तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, समझ में आ गया सबको। तो एक इसका एक लाइन क्या हो जाएगा इसका कि प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो जैसा कि हम एक चीज और पहले बता दे रहे हैं, हम वैसे प्रीवियस क्लास में आपको बताए हैं कि मेरा क्लास आपको पढ़ने से, है ना, तब समझ में आएगा जब आप कंसंट्रेट होकर के इसको देखेंगे, है ना। और साथ में एक कॉपी और एक पेन रखेंगे। एक कॉपी और एक क्या रखना है? पेन रखना है, यानी कलम रखना है, ताकि जो भी हम पढ़ाए, जो लिखाए, उसको आप नोट कर लेंगे, ताकि कभी अगर आपको जरूरत पड़े तो आप उसको देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, है ना। तो आप क्या, प्रकाश का डिफिनेशन समझ में आ गया कि प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, उसके बाद है इसके प्रॉपर्टीज में आते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज का मतलब होता है गुण, है ना, गुण। तो लिखेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण मतलब इसके गुण क्या क्या हैं? तो गुण में आप देखें तो पहला इसमें क्या होगा? पहला इसका है कि यह एक ऊर्जा का रूप है। यह एक किसका रूप है? ऊर्जा का। यह एक ऊर्जा का रूप है ना। कहने का मतलब कि इससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है ना। जैसे कि आप सोलर प्लेट लगाते हैं, सोलर प्लेट लगाते हैं तो सोलर प्लेट क्या करता है? प्रकाश यानी सूर्य प्रकाश से आने वाली विकिरण ऊर्जा को क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। ग्रहण करके और वो बैटरी जो नीचे रहता है उसमें उस ऊर्जा को स्टोर कर देता है। फिर हम उस बैटरी के माध्यम से क्या करते हैं कि सारी जगह जहां जहां हमारी आवश्यकता होती है तो उस ऊर्जा का उपयोग कर लेते हैं। जैसे कि स्ट्रीट लाइट जो लगा हुआ रहता है उसमें भी इस तरह का होता है। अब तो इलेक्ट्रिक पर जो है सो हम डाल देते हैं, लेकिन स्ट्रीट लाइट पर देखेंगे कि एक पैनल रहता है ना। इस तरह का स्ट्रीट लाइट है और इसके ऊपर क्या है? एक पैनल लगा हुआ है। अब ये पैनल क्या करता है? और नीचे देखे होंगे कि इस तरह का एक बॉक्स होता है ना, ये लॉक भी किया रहता है। और यहाँ पर आपका ये लाइट जो है हमारा ये लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये पैनल क्या करता है कि उस सूर्य की विकिरण, सूर्य की ऊर्जा क्या करता है? खींचता है और इस वायर के माध्यम से ये बैटरी उसको स्टोर कर लेता है और फिर जो है सो ये नाइट में सप्लाई करता है और जलते रहता है ना। मतलब उसमें हमको अलग से ऊर्जा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है ना, ऊर्जा का रूप है। अब इस ऊर्जा को आप विभिन्न प्रकार में जो है सो उपयोग करते हैं। दूसरा कि यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यह हमेशा किस रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में। आप लोग लाइन बना बना करके लिखते चलेंगे कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है और गति करने के कारण इस गुण को, मतलब सीधी रेखा में गमन करती है, इस गुण के कारण इस प्रकाश को ऋजुरैखिक सिद्धांत कहते हैं। प्रकाश के इस गुण को क्या कहते हैं? ऋजुरैखिक, ऋजुरैखिक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अब क्या है? प्रकाश पहला हो गया कि ऊर्जा का रूप है, दूसरा कि यह सीधी रेखा में गमन करती है, तीसरा जानते हैं कि यह होता है
इसकी चाल सबसे अधिक, इसकी चाल सबसे अधिक हवा या निर्वात में होती है। हवा या निर्वात, हवा या निर्वात में होती है। ठीक है, किस में होती है? तो हवा या निर्वात में होती है। कितना होती है? तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, या 3 गुने 10 के पावर, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। एक आपका हो गया 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, या करके 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। कैसे होगा? तो देखिए 3 लाख है, मतलब लाख पर क्या को जीरो होता है? 5 जीरो होता है। ठीक है, 5 जीरो। किलोमीटर, किलोमीटर पर क्या को जीरो होगा? 3 को जीरो होगा। तो आप देखिए ये 3 जीरो और 5 जीरो, तो यही ना बन के आ जाता है 3 गुना 10 के पावर 8। ये जो है सो किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर, इसीलिए मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। तो कितना होता है हवा या निर्वात में? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, अगला है कि इसकी जो चाल आपने देखा, तो इस चाल अब किस में होगा? तो पानी में भी होगा, और किस में? तो 2-3 जो है सो आपसे पूछे जाते हैं, एक जल के और एक किसके? हवा का, और एक कांच का। तो इसका जो है सो हम आगे पढ़ेंगे किसमें? प्रकाश के अपवर्तन में। ठीक है, तो ये इसके गुण हो गए, ये इसके क्या हो गए? गुण हो गए। अब इसके बाद एक गुण और जानते हैं कि प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। यानी इसका एक गुण है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कहने का मतलब कि ये एक ही पथ पर क्या होता है कि ऊपर नीचे करते रहता है। ठीक है, तो इस तरह जो है सो प्रकाश के कुछ प्रॉपर्टीज को आप देख लिए। इसमें से एक ऑब्जेक्टिव निश्चित रूप से आने की संभावना बनी रहती है एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं। प्रकाश से रिलेटेड हम लोगों को जो है किरण के बारे में जानना है। किसके बारे में? तो किरण के बारे में हम लोग समझते हैं कि क्या होता है, प्रकाश की किरण क्या होता है। किरण इंग्लिश में कहते हैं रे, है ना। तो किरण क्या होता है? तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन आप लोग लिख लेंगे। प्रकाश के गमन पथ की दिशा जो होती है उसको कहा जाता है किरण। जैसे कि आप एक लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर दिए, एक बिंदु ए है, ए है, और दूसरा क्या है? बी है। अब इसको मान लेते हैं कि यहाँ से हम एक एरो लगा दिए। एक क्या कर दिए? एरो लगा दिए। तो जब तक एरो नहीं था तब तक एक प्रकार का रेखा था, है ना। अब एक एरो लगा दिए, मतलब ए से बी की ओर क्या है? प्रकाश का गमन हो रहा है। ए से बी की ओर क्या हो रहा है? प्रकाश का गमन हो रहा है। मतलब कि प्रकाश आपका ए से बी की ओर जा रहा है। तो रास्ता इसका क्या हो गया? निर्धारित हम कर दिए, इसलिए क्या हो गया? किरण। और रास्ता निर्धारित नहीं करते तो ये एक प्रकार का रेखा होता है ना, यानी प्रकाश होता है। तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका यूज है ना। किरण पढ़ने का यूज है, किरण का यूज आगे है कि इससे रिलेटेड आपको पढ़ना है किरण पुंज। किरण पुंज या प्रकाश पुंज, किरण पुंज या प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, है ना। किरण पुंज या प्रकाश पुंज। ठीक है,
तो अब इसके बारे में जानते हैं कि किरण पुंज क्या होता है। तो किरण पुंज को पढ़ने के लिए हमको किस चीज की आवश्यकता है? किरण की। तो किरण का डिफिनीशन आप जान लिए कि किरणों के प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। अगर इसी में थोड़ा सा ये कर ले कि इसको एरो इधर से इधर की ओर लगा दे और इसका नाम वही रहने दे ए बी, तो अब बताइए कि दिशा किससे किस ओर होगी? तो बी से ए की ओर होगी, बी से ए की ओर होगी। मतलब कि अभी आप इन्हें डायरेक्शन क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो अब देखिए कि प्रकाश पुंज क्या होता है या किरण पुंज क्या होता है। पुंज मतलब क्या होता है? जमा होना, है ना। पुंज मतलब क्या होता है? जमा होना। तो किसका जमाव? तो किरण का या प्रकाश का, है ना। मतलब कि किरणों के समूह को क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। सबको आप लोग अच्छे से नोट करते रहिए। जहां जहां पर हम कहेंगे लिखने के लिए वहां वहां पर आप लोग लिखते चलेंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोगों को लिखते चले जाना है। तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, किरणों के समूह को किरण पुंज या फिर क्या कहेंगे? प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए मतलब कि किरणों का क्या होगा? समूह होगा। तो जैसे अभी यहां पर हम एक किरण बनाए, ठीक है। अब इसमें क्या कर देते हैं? 2-3 और लाइन खींच देते हैं, 2-3 और लाइन खींच देते हैं। तो अब देखिए कि ये एक प्रकार का समूह हो गया कि नहीं। तो इस समूह को ही क्या कहेंगे? किसका समूह है? तो किरण का, इसलिए क्या हो जाएगा? किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। कोई डाउट नहीं? अब इसको थोड़ा हम चेंज भी कर सकते हैं, इस प्रकार भी बना सकते हैं, या आपको जिस डायरेक्शन में बनाना हो आप उसमें बना सकते हैं। नीचे की ओर बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर लगे कि ऐसे बनाना है, एक बिंदु से बनाना है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे टॉर्च का लाइट हम जलाते हैं वो क्या होता है? फैल जाता है। तो वो भी क्या है? एक प्रकार का समूह है, ठीक है। तो किरणों के समूह को क्या कहेंगे? किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहेंगे। इसका दूसरा डिफिनीशन भी लिख सकते हैं इसी का थोड़ा मॉडिफाई करके कि साथ साथ चलती किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। साथ साथ चलती किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। मतलब मेरे क्लास में आप अच्छे से इसको समझे और लिखते चले, ठीक है। तब जाकर के आपका क्या होगा कि पूरा का पूरा पार्ट एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। फिजिक्स में आपके जो हमने बताया 27 नंबर वो कहीं जाने वाला नहीं है, और 27 का 27 नंबर आप क्या करेंगे? लाएंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज के प्रकार, किरण पुंज के प्रकार। तो किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं? तो यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। लिखेंगे या यहाँ पर इंग्लिश इसका अगर लिख दे तो क्या हो जाएगा? टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। तो क्या बताए कि यह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होगा इसका टाइप्स? तो एक होता है इसका समांतर किरण पुंज। पहला होता है समांतर किरण पुंज, और कहीं पर प्रकाश पुंज लिखा हुआ रहेगा तो मतलब वही है ना। उसके बाद होता है अभिसारी किरण पुंज, और एक लास्ट है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, ठीक है।
कोई दिक्कत? मतलब कि किरण पुंज 3 प्रकार के हो गए। एक का नाम आपने जाना समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा क्या है? अपसारी किरण पुंज है। ठीक है, अब तीनों को एक एक करके हम समझते हैं पहले, उसके बाद डिफिनीशन को लिखेंगे, क्योंकि अगर आप समझ गए तो डिफिनीशन आप खुद से भी लिख सकते हो। तो समझते हैं कि समांतर किरण पुंज क्या होता है। तो समांतर का अर्थ क्या होता है? समांतर रेखाएं आपने पढ़ी होगी मैथ में, तो उसमें क्या पढ़े हैं कि एक रेखा जब दूसरी रेखा के क्या हो, एकदम आमने सामने हो, और दोनों के बीच का जो अंतर है वो सभी जगह क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। सभी जगह क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तब वो उस रेखा को हम क्या कहेंगे? उस रेखा को हम क्या कहेंगे? समांतर रेखा कहेंगे। क्या बोलेंगे? समांतर रेखा। जैसे कि यहाँ पर जितना दूरी होगा वही दूरी क्या होगा? यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो उस रेखा को क्या कहेंगे? समांतर रेखा। मतलब समांतर किरण पुंज जो होगा, किरणों का ऐसा समूह होगा जिसमें जिसमें क्या होगा कि सभी प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या होगी? समांतर होगी। एक दूसरे के क्या होगी? समांतर होगी। यहाँ पर देख रहे हैं इस फिगर को। अब इस तरह और भी हम बनाए थे आपको, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। सभी जगह जो है दूरी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। सभी जगह दूरी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। या इसको नीचे डायरेक्शन में भी आप बना सकते हैं। सब जगह डिस्टेंस क्या होना चाहिए? बराबर। इसका ध्यान हमें रखना है। तब उस किरण पुंज को क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज कहेंगे। डाउट्स क्लियर है? अभिसारी किरण पुंज वैसे किरण पुंज को कहते हैं जिसमें क्या होता है कि सभी प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर, कहां से? विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिले। कहां मिले? तो एक बिंदु पर मिले। मान लेते हैं कि एक ये बिंदु है। ठीक है, एक क्या है? एक स्रोत है या बिंदु है। अब इस पे क्या होगा कि बहुत सारी प्रकाश की किरणें आकर के यहाँ पर मिल जाएगी। बहुत सारी प्रकाश किरणें आकर क्या होगी? मिल जाएगी। तो ऐसे किरण पुंज को क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, अब देखिए अपसारी किरण पुंज क्या होता है? तो इसके जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा होता है। किसके? अभिसारी के। मतलब इसमें क्या हो रहा है? मिल रहा है। और इसमें क्या होगा कि एक जगह से विभिन्न दिशाओं में जाकर के ये फैल जाएगा। एक जगह से क्या होगा? विभिन्न दिशाओं में जाकर के फैल जाएगा। मान लेते हैं कि एक बिंदु वहां पर वो है। अब क्या होगा कि ये एक जगह से विभिन्न दिशाओं में ऐसे फैलना शुरू कर देगा। तो इसको क्या कहेंगे? अपसारी कहेंगे। क्या बोलेंगे? अपसारी बोलेंगे। इसको याद रखना बहुत आसान है, रटने की जरूरत नहीं। अगर कंफ्यूजन हो तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। यहाँ का देखिए कि फर्स्ट क्या है, इसके नाम में से हम डिफिनीशन निकालेंगे हमेशा। फिजिक्स में हम जितना भी पढ़ाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि उसके नाम से हम बहुत सारे डिफिनीशंस को आपको बता देंगे। अगर आप भी उस चीज़ को, उसकी पॉइंट्स को याद रख लेते हैं तो फिर डिफिनीशन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो अप मतलब क्या होता है? ऊपर। अगर अप यूपी अप लिखेंगे तो यूपी अप मतलब क्या होता है? ऊपर होता है। मतलब कि यहाँ देख रहे हैं कि जितने भी हमने प्रकाश किरण दर्शाए हैं सब ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब वहां से निकलता दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? तो एक अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा? आपको याद हो जाएगा। दूसरा का भी हम बताते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे? वर्ड को हम दूसरे चीज से रिलेट करेंगे, है ना? क्योंकि याद करना है हमें, तो हम थोड़ा सा एक रिलेशन बना देते हैं। अभिसारी है तो हम क्या करते हैं कि अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन करते नहीं, तो अभिनंदन कैसे करते हैं? तो अभिनंदन क्या कैसे करते हैं? खड़े होकर के अपना एकदम अकड़े हुए हैं और कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं करते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है? हमें झुकना होता है।
किसी को पैर छू रहे हैं तो हमको क्या करना होता है, झुक करके पैर छूना होता है, मतलब कि हम नीचे झुक रहे हैं। अर्थात कि यहाँ आप देख रहे हो कि एक बिंदु पर आकर के सब क्या हो रहा है, मिल रहा है। एक बिंदु पर आकर के क्या हो रहा है, सब मिल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, अभिसारी। अभिसारी से सीधे आपको ध्यान में जाना चाहिए अभिनंदन। अभिनंदन कैसे करते हैं, तो झुक करके करते हैं। कैसे करते हैं, तो झुक करके करते हैं। और जब झुक करके करते हैं तो फिर हम नीचे की ओर, मतलब कि जितने भी प्रकाश की किरणें होंगे वो विभिन्न स्रोत से आकर के एक बिंदु पर मिलेगा। ठीक है। और अभिसारी, अभिसारी का अर्थ, अपसारी का अर्थ क्या होता है कि एक बिंदु से निकल के विभिन्न दिशाओं में फैल जाना। एक बिंदु से निकल के विभिन्न दिशाओं में फैल जाना। तो अब तीनों का हम लोग डिफिनीशन जान लेते हैं कि क्या होता है। समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। ठीक है। तो समांतर किरण पुंज का मतलब क्या होगा कि प्रकाश पुंज है ना, वैसे प्रकाश पुंज जिनकी सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। पहला का डिफिनीशन आप लोग लिखेंगे, है ना, इसको इंग्लिश में कहेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इंग्लिश में क्या कहेंगे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है। समांतर किरण पुंज, तो प्रकाश, वैसे प्रकाश पुंज जिनके सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है तो उसको कहेंगे समांतर किरण पुंज। उसको क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, हो गया। दूसरा लिखिए, दूसरा क्या है, अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसका इंग्लिश लिख लेंगे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अब इसका डिफिनीशन क्या होगा, क्योंकि आपको हम ये समझा चुके हैं कन्वर्जेंट का यानी अभिसारी का कि एक बिंदु पर आकर के मिलते हैं, तो लिखेंगे इसका कि वैसे प्रकाश पुंज जिनकी सभी किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर, विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है, विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है, तो उसे क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। अब तीसरा लिखिए, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। इसका इंग्लिश आप लोग लिखेंगे डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। यानी वह प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, तो उसे क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। ठीक है। और एक चीज को जान लीजिए, ये तीनों क्लियर हो गया आप लोग का, सब लोग अच्छे से नोट कर लिए। अब ये क्वेश्चन 5 नंबर में आते हैं, कभी कभी 2 नंबर में भी आता है, तो 2 नंबर में आएगा तो उसका क्या होगा पैटर्न, इस चीज को समझिए, क्योंकि हमने कहा था कि एक क्वेश्चन 5 नंबर का और 2, कम से कम 2 क्वेश्चन जो है किसका, 2 नंबर का हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है। तो आज क्लास को आप लोग बारीकी से जिस प्रकार देख रहे हैं अच्छे से देखेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन का पैटर्न हमारा कैसा होगा, तो क्वेश्चन का पैटर्न होगा, पहला कि किरण पुंज क्या है, किरण पुंज क्या है तथा यह कितने प्रकार के होते हैं, तथा यह कितने प्रकार के होते हैं। साथ में इसको नोट करते जाएंगे क्वेश्चन को, कितने प्रकार के होते हैं। जब इतना आपसे पूछा जाए तो ये क्वेश्चन बताइए कितने नंबर को होगा, तो ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होंगे, है ना, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, 2 अंक ये प्रश्न। लेकिन इसी में क्या हो जाए
कि थोड़ा सा ऐड हो जाए, सब कुछ सेम रहेगा, थोड़ा सा ऐड क्या होगा कि किरण पुंज क्या है तथा यह कितने प्रकार के होते हैं सचित्र वर्णन करे। यहां पर आगे क्या नोट हो जाएगा, सचित्र, सचित्र वर्णन करे, सचित्र वर्णन करे। तब इसको हम क्या कहेंगे, तब इसको हम क्या कहेंगे, कितने नंबर वाले प्रश्न हो जाएंगे, तो 5 नंबर वाले प्रश्न हो जाएंगे, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, मतलब 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से आप 2 क्वेश्चन यहां पर बना सकते हैं, एक क्वेश्चन से कितने बना सकते हैं, 2 क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम कुछ पदार्थ के बारे में जानेंगे, कुछ पदार्थ के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड प्रकाश का पारदर्शिता को हम समझेंगे। पारदर्शिता का मतलब होता है कि प्रकाश कहाँ कहाँ गमन कर सकता है और कहाँ कहाँ गमन नहीं कर सकता है। ठीक है, प्रकाश कहाँ कहाँ गमन कर सकता है और कहाँ कहाँ गमन नहीं कर सकता है। तो इस आधार पर, मतलब कि पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। 8 क्लास में भी पढ़े होंगे, अभी बताएंगे, कहेंगे सर हम तो बहुत अच्छे से पढ़े थे लेकिन याद नहीं है। क्या है, याद नहीं है। तो याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है ना, तो समझिए पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। तो आगे आप टॉपिक बना करके लिखेंगे, पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होगा, पारदर्शी, पारदर्शी। दूसरा अपारदर्शी और तीसरा पारभासी, पारभासी। ठीक है, तीसरा क्या हो गया, पारभासी। तो आप समझ गए, पारदर्शिता मतलब आर पार दिखाई देना, पारदर्शिता मतलब आर पार दिखाई देना। तो जिससे प्रकाश आर पार हो जाती है, जिससे प्रकाश की किरणें क्या हो जाती है, पूर्णतः आर पार हो जाती है, शॉर्टली बता रहे हैं, उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, पारदर्शी कहेंगे। और जिससे प्रकाश आर पार नहीं होती है तो उसको क्या कहेंगे, अपारदर्शी कहेंगे। जैसे इसमें दीवार आएगा, क्या आएगा, दीवार आएगा, है ना। और इसमें क्या आ जाएगा, तो हवा आ जाएगा, है ना, हवा होगा, पानी होगा, है ना, कांच होगा यानी शीशा, ये सब किस में आ जाएंगे, इसमें दीवार होगा, ईंट होगा, है ना, पत्थर हो जाएगा। जिससे एक जगह, मतलब एक साइड से दूसरे साइड नहीं जा सकता है, उसको क्या कहेंगे, अपारदर्शी कहेंगे। और जिसमें एक साइड से दूसरे जगह गमन, दूसरे साइड गमन कर लेता है, उसको क्या कहेंगे, पारदर्शी। जैसे देखते होंगे कि गाड़ी का शीशा है, कौन, सामने वाला, है ना, तो सामने वाला जो शीशा होता है, तो उससे अगर हम अंदर बैठे हुए हैं और सामने से यानी पूरब की ओर उसका मुख है, तो पूरब से सूर्य प्रकाश जो है अंदर प्रवेश हो जाती है, होती है कि नहीं। लेकिन लेकिन उसमें क्या कर दे, हम पर्दा लगा दे, उसमें क्या कर दे, पर्दा लगा दे, तो अंदर प्रकाश किरण आएगी, नहीं आएगी, तो वो क्या हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पारभासी, वह पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें का कुछ अंश ही आर पार हो पाता है, कुछ अंश ही क्या होता है, आर पार हो पाता है, तो उसको क्या कहेंगे, पारभासी कहेंगे। जैसे इसमें आज हो जाएगा तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, और एक हो जाएगा घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ
घिसा हुआ कांच मतलब शीशा। ठीक है, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच। जैसे कि आप एक पेपर ले, है ना, एक पेपर को क्या करना है, लेना है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे एक लेते हैं, जैसे देखिए ये एक प्रकार का क्या है, पेपर है। अब इस पेपर को हम क्या कर देंगे कि तेल में भिगो देंगे। भिगोने के बाद इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद क्या होगा, आपको क्या होगा कि ये जो है इसका कुछ अंश जब हम लाइट के रखेंगे सामने, तो इसका कुछ अंश क्या होगा कि अंदर उधर से इधर आ जाएगा, उधर से क्या होगा इधर की ओर आ जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ ऐसे है तो लाइट जो है, अभी देखिए कि हम नहीं दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं क्या, दिख रहे हैं नहीं ना। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा लग जाए तो हो सकता है कि कुछ अंश हमारा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो वही हो गया तेल लगा हुआ कागज। उसके बाद देखिए आईना, आईना होता है आईना। तो आईना को क्या करना है कि आईना को पीछे से जो है सो एक पेंट चढ़ा हुआ रहता है, उस पेंट को ना हम घस देंगे, कुछ लेकर के क्या करेंगे, घिस देंगे। घिस देंगे तो उसका अब आर पार हमको दिखने लगेगा, क्योंकि जो उसका जो हमको चेहरा दिखाई पड़ता है किस वजह से, पीछे से जो पेंट किया हुआ है उसके वजह से। अगर वो ना हो तो क्या होगा कि हम उस चीज को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया यहां तक। अब इसका डिफिनीशन आप लोग लिख लीजिए, पारदर्शी लिख करके डैश दीजिए। पारदर्शी को हिंदी में कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट, अलग लिख देते हैं, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, पारदर्शी का लिखेंगे। लिखिए वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें पूर्णतः आर पार हो जाती है। वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें पूर्णतः आर पार हो जाती है तो उसे पारदर्शी कहते हैं, तो उसे पारदर्शी कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, तो हवा, पानी, कांच, हवा, पानी, कांच इत्यादि कर देंगे। ठीक है, वैसे जिससे आपको लगे वो सारे इसके एग्जाम्पल होंगे। जैसे दूसरा लिखिए अपारदर्शी। दूसरा क्या होगा, अपारदर्शी। इसको इंग्लिश में कहते हैं ओपेक्यू, ओपेक्यू, है ना। इसका इंग्लिश लिख लेंगे ओपेक्यू, OPAQUE, ओपेक्यू। तो इसका अपोजिट उदाहरण करें, परिभाषा हो जाएगा कि वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती है ना, आर पार नहीं होती है, तो उसे क्या कहेंगे, अपारदर्शी कहेंगे, अपारदर्शी कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हमने क्या कहा कि दीवार, ईंट, पत्थर, ये सब क्या हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब अगला लिखिए, इसका लास्ट क्या हो जाएगा, पारभासी। क्या हो जाएंगे, पारभासी। और पारभासी को इंग्लिश में लिखिएगा ट्रांसलूसेंट। पारभासी को इंग्लिश में क्या लिखना है, ट्रांसलूसेंट। ठीक है, इसका इंग्लिश हो जाएगा TRANSLUCENT। ठीक है, ट्रांसलूसेंट। इसका डिफिनीशन लिखिए कि वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश के कुछ अंश ही आर पार हो पाते हैं तो उसे क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ कहेंगे, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखिए तेल लगा हुआ कागज और घिसा हुआ कांच। तेल लगा हुआ कागज या घिसा हुआ क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा, घिसा हुआ कांच हो जाएगा। ठीक है, इस तीनों में भी कोई डाउट नहीं। अब ये प्रश्न भी आपके 2 नंबर वाले हैं, ये प्रश्न भी 2 नंबर वाले हैं और कई बार पूछा जा चुका है कि पारभासी, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी को उदाहरण सहित परिभाषित करें। ठीक है, 2 नंबर के प्रश्न जो है सो यहाँ से आते हैं। आप लोग अच्छे से इसको नोट करके याद कर लीजिएगा, है ना। याद तो हो ही गया होगा, अब तो इतना हम तोड़ तोड़ के और
तोड़ के बताते हैं, साथ ही साथ आपके डेली यूजेज में, दैनिक जीवन में जो एग्जाम्पल यूज करते हैं उस एग्जाम्पल से इसको रिलेट कर देते हैं। ठीक है, तो याद एकदम निश्चित हो। इसलिए हमने क्या कहा था कि आप मेरे ही क्लास में क्या कर लेंगे कि पूरा का पूरा आप याद भी कर लेंगे, है ना। याद करने के लिए आपको रटने की जरूरत नहीं है। किस चीज करने की जरूरत नहीं है? रटने की जरूरत नहीं है। मतलब कि आप जो है इसको अगर समझ लेते हैं तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं, आज की क्लास में एक टॉपिक और क्लियर करते हैं, वो भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको समझेंगे। अब अगला टॉपिक हमारा क्या है? तो वो होगा दीप्त और अदीप्त पदार्थ। क्या होगा? दीप्त और अदीप्त पदार्थ। एक होंगे दीप्त पदार्थ, एक होगा अदीप्त पदार्थ। एक क्या होगा? अदीप्त पदार्थ। दीप्त को दीप्तमान भी कहा जाता है। दीप्त को क्या कहते हैं? दीप्तमान। अदीप्त को अदीप्तमान भी कहते हैं। ठीक है, दीप्त को दीप्तमान और अदीप्त को अदीप्तमान भी कहते हैं। और इसका इंग्लिश अगर आप कहे इंग्लिश में, तो एक होता है लुमिनियस और एक होता है नॉन लुमिनियस, या फिर इसको कह सकते हैं सेल्फ लुमिनियस, सेल्फ लुमिनियस, और एक होता है नॉन लुमिनियस, नॉन लुमिनियस। ठीक है, ये पदार्थ दो प्रकार के हो गए। किसके? कौन कौन से? दीप्त पदार्थ और अदीप्त पदार्थ। तो इसका क्या होगा डिफिनीशन? बहुत शॉर्टली से पहले समझते हैं और उदाहरण के साथ समझते हैं कि वह पदार्थ जिससे प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं होता हो, वह पदार्थ जिससे प्रकाश का उत्सर्जन क्या होता है? स्वयं होता है, तो उसको क्या कहेंगे? दीप्त पदार्थ। और वह पदार्थ जिससे प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं नहीं होता है, तो उसको क्या कहेंगे? अदीप्त पदार्थ। अदीप्त पदार्थ में आपके चंद्रमा भी आते हैं। दीप्त पदार्थ में जो है आ जाएगा दीपक, है ना, दिया जो होता है वो आ जाएंगे, है ना, दीपक, लालटेन, है ना, ये सब आ जाएंगे किसमें? दीप्त पदार्थ में। टॉर्च, बल्ब, ये सब किस में आ जाएंगे? दीप्त पदार्थ में। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? चंद्रमा हो जाएंगे। उसके बाद अदीप्त जो नहीं होता है, जैसे टेबल, कुर्सी, है ना, ये सब हो जाएंगे, ईंट पत्थर, ये सब जो है कौन हो जाएंगे? अदीप्त पदार्थ। जो चमकने वाला नहीं होता है, ये सब चमकता है नहीं। चंद्रमा, प्रकाश। अब कहेंगे सर चंद्रमा से तो रात में प्रकाश जो है निकलता है, लेकिन चंद्रमा से प्रकाश नहीं निकलता है। वो क्या होता है कि एक प्रकार से चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज। किसकी सहायता से? तो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और वही रात में क्या होता है कि उसको ऑब्जर्व करके और फिर फैला देता है। तो ये क्या हो जाता है? चंद्रमा इसलिए क्या है? अदीप्त पदार्थ है। जबकि तारे का अपना प्रकाश होता है, तारे का अपना प्रकाश होता है, इसलिए तारा क्या होता है? दीप्त पदार्थ होता है। दोनों से जो है सो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, कि निम्न में से कौन अदीप्त पदार्थ है? निम्न में से कौन अदीप्त पदार्थ है? तो उसमें आपको दे देगा दीपक, है ना, तारे, बल्ब, और एक दे देगा चंद्रमा। आप कहेंगे सर इससे तो निकलवे करता है, यही हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा वहां पर? आंसर गलत हो जाएगा। तो पहले इसका डिफिनीशन लिखिए। वह पदार्थ जिससे प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं होता है, उसको क्या कहेंगे? दीप्त पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिए दीपक, तारे, बल्ब, टॉर्च, है ना, ये सब लिख लेंगे, लालटेन। अदीप्त में लिखिए वह पदार्थ जिससे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है, उसको अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे वही टेबल, कुर्सी, ईंट पत्थर, उसके बाद चंद्रमा भी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों का रीजन समझ गए कि तारा होता है जबकि चंद्रमा नहीं होता है। क्यों?
क्योंकि तारे का अपना प्रकाश होता है और चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, नहीं है तो एक पॉइंट को और समझते हैं जो इसी से रिलेटेड है, वो है छाया, शैडो। क्या है? छाया। तो छाया कैसे बनता है बताएंगे? छाया कैसे बनता है? तो जैसे कि सामने से लाइट आ रहा है और हम क्या हो गए, वहां पर खड़े हो गए, या फिर कोई वस्तु ऐसा जो पारदर्शी ना हो उसको रख दिए। पारदर्शी वाला को रखेंगे तो छाया नहीं बनेगा, हम क्या करेंगे, अपारदर्शी वाला को रख देंगे तो देखेंगे कि उसके जो बगल में या उसके पीछे, यानी जिस एंगल से रखिएगा उसी अनुसार उसके पीछे क्या होगा कि एक काला क्षेत्र बन जाएगा, एक काला क्षेत्र बन जाएगा। और वही काला क्षेत्र क्या कहलाता है? छाया कहलाता है। वही काला क्षेत्र को क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन क्या होगा कि प्रकाश के गमन पथ में यदि किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दी जाए, यदि किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दी जाए तो प्रकाश उस वस्तु को आर पार नहीं कर पाती है, जिस वजह से उसके पीछे एक अंधेरा काला क्षेत्र बन जाता है और वही काला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो छाया कहलाता है। ठीक है, इस डिफिनेशन को अच्छे से लिख दीजिए कि यदि किसी प्रकाश के गमन पथ में यदि किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दी जाए तो प्रकाश उस वस्तु को आर पार नहीं कर पाती है, जिस कारण वहां पर एक अंधेरा काला क्षेत्र बन जाता है, जिसे छाया कहते हैं, जिसे छाया कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? तो अभी तक आपने क्या पढ़ा? तो बहुत सारे चीज जो है प्रकाश से रिलेटेड हम लोग पढ़ लिए, जो प्रकाश के परावर्तन में यूज होने वाले हैं। अभी तक आपका चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं उसको पढ़ करके आपने 3 क्वेश्चन को आज क्लियर कर लिया। एक, किरण पुंज क्या है ना, तथा यह कितने प्रकार के होते हैं वर्णन करें। ठीक है, दूसरा, पारदर्शी, अपारदर्शी एवं पारभासी को परिभाषित करें। तीसरा, दीप्त एवं अदीप्त पदार्थ में अंतर बताएं, या दीप्त एवं अदीप्त पदार्थ क्या है परिभाषित करें। तो इस तरह आपने 3 प्रश्न को जान लिया और इससे रिलेटेड आपने लगभग 4-5 ऑब्जेक्टिव जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे वो भी समझ लिए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम इतना ही तक रखते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन, जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो स्टार्ट होगा, प्रकाश का परावर्तन। तो आप देखना नहीं भूलेंगे, है ना? कल के क्लास को अच्छे से फिर इसी तरह जो है सो समझेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने ससमय उपस्थित होकर के इस चीज़ को देख पाए और समझ पाए। तो चलिए अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। तो अगर ये हमारा क्लास बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कर देंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।